तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नायरा चिल्लाई, दादी दादी जल्दी नाश्ता दो वरना मैं चली। अरे बस ला रही हूँ, हाथ में थाली लिए पुष्पा बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकली और अपने हाथों से नायरा को जल्दी जल्दी आलू पराठा और दही खिलाते हुए बोली, सुन बताती जा कब आएगी, क्योंकि तेरे इंतजार में मैं भूखी बैठी रहती हूँ। तो तुम खा लिया करो ना दादी, मैं जब आऊंगी निकाल कर खा लूंगी। नायरा की बात पर पुष्पा कहने लगी, आज तक ऐसा हुआ है कभी कि पोती भूखी रहे और मैं खा लूं? वो मेरी प्यारी दादी, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे, कहकर नायरा ने दादी के गालों को चूम लिया और फिर अपने कंधे पर बैग टांगते हुए बोली, ठीक है आज जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब खुश? लेकिन पुष्पा मन ही मन भुनभुनाते हुए कहने लगी कि क्या खुश रहेंगी वे जिसकी जवान पोती अनजान लोगों के साथ पूरा दिन गली कूचे घूमती फिरती रहती हो। वो दादी खुश कैसे रह सकती है? हर पल एक डर लगा रहता है कि नायरा ठीक तो होगी ना। कितनी बार कहा नरेश से कि बेटी बड़ी हो गई है, ब्याह कर दो अब इसका, लेकिन उनकी सुनता ही कौन। पुष्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर नायरा को समझते देर नहीं लगी कि उसकी दादी उसे लेकर परेशान है। वो बोली, दादी तुम यही सोच रही हो ना कि कैसे जल्दी से मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी जान छूटे? तो बता दूं, नहीं छूटने वाली समझ लो। बड़ी मासूमियत से वो अंगूठा दिखाते हुए बोली और फिर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर पुष्पा के मुंह में ठूसते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन वे थू थू कर कहने लगी कि पता है उसे कि मुझे शुगर की बीमारी है, फिर क्यों वो मुझे मीठा खिला रही है? मारना चाहती है क्या? नायरा सिर्फ अपनी दादी की ही नहीं बल्कि अपने पापा नरेश की भी जान है, वही उनकी जीने की वजह है। नायरा से ही पूरे घर में रौनक है। 21 साल की नायरा अपने पापा की तरह ही टूरिस्ट गाइड का काम करती है। जब नायरा बहुत छोटी थी तभी ये लोग दिल्ली आकर बस गए थे। यही दिल्ली में ही नरेश का अपना खुद का मकान है। देखने में भला की खूबसूरत नायरा को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वो नरेश की बेटी है। उसका रंग ऐसा जैसे मक्खन में जरा सा सिंदूर बुरक दिया गया हो। उसकी भूरी आंखें, पतले लाल लाल होंठ, रेशमी बाल देखकर लोग उसे देखते ही रह जाते। उसकी बातों में ऐसी चुंबकीय शक्ति की जब वो बोलती तो लोग बस सुनते ही रहते। अपने व्यवहार से वो लोगों को अपना बना लेती, मगर ऐसा भी नहीं था कि किसी पर भी वो आंख मूंद कर भरोसा कर लेती थी। अच्छे बुरे लोगों को पहचानना आता था उसे। 2 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रही नायरा ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि दिल्ली में ऑटो वालों से मोलभाव करके पैसे कम कैसे करवाए जाते हैं। अगर दिल्ली में कोई विदेशी टूरिस्ट परेशान है तो उसका साथ कैसे दिया जा सकता है। टूरिस्ट को कौन से ऐतिहासिक स्थानों पर घुमाना है, टूरिस्ट के साथ बातचीत करने से लेकर उन्हें समझाने की कुशलता ही नायरा को एक कामयाब गाइड बनाता है। नायरा विदेशी टूरिस्ट को अपने देश शहरों के बारे में बड़े विस्तार से बताती थी। जब वो गाइड बनकर अपने देश की धरोहर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में टूरिस्टों को बताती थी तो इस काम से उसे बहुत खुशी मिलती थी। टूरिस्ट की जॉब के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थी। 12वीं कर लेने के बाद वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। नायरा रोज लगभग 6 से 7 घंटे 12 से 10 लोगों को गाइड करने का काम करती थी, लेकिन कभी भी उसे इस काम से ऊब महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे नए नए लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकर मजा आता था। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ घूमने आते थे। उनके साथ समय बिताते हुए नायरा थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी बोलना सीख जाती थी। वो चाहे कभी घर देर से पहुंचे या अपने पढ़ाई की वजह से उसे देर रात तक जागना पड़े, उसका उस समय कोई साथ देता था तो वो थी उसकी दादी पुष्पा, जो उसके लिए ही जीती और मरती थी। लेकिन उन्हें नायरा की चिंता लगी रहती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वैसे भी दिल्ली लड़कियों के लिए महफूज नहीं रह गई।
अगर कहीं नायरा के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या करेंगी, ये सोचकर ही पुष्पा कांप उठती। मगर नायरा उन्हें समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी पोती अब बच्ची नहीं रही, बल्कि वो तो लोगों को रास्ता दिखाती है। लेकिन पुष्पा अपने कमजोर दिल को कैसे समझाए, कैसे कहे कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। कितना चाहा था उन्होंने कि नरेश शादी कर ले ताकि नायरा को एक माँ मिल जाए, लेकिन नरेश तो शादी की बात से ही भड़क उठता था। उसका कहना था कि अब नायरा ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन पुष्पा को अब अपनी पोती नायरा की शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहती हैं जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए तो वे चैन से मर सके। मगर नरेश का कहना था कि नायरा किससे शादी करेगी, कब करेगी, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। नरेश को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। अपने पापा का खुद पर भरोसा देख नायरा के मन में तसल्ली जरूर हुई थी, लेकिन पुष्पा को अपने लिए इतना चिंतित देख उसे बुरा भी लगता था। ऐसे समय में नायरा को अपनी माँ की याद सताने लगती और वो भावुक होकर रो पड़ती थी। नायरा के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। यह बात उसके पापा ने ही उसे बताई थी, लेकिन नायरा जब भी अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछती कि उन्हें क्या हुआ था, कैसे मर गई वे, तो नरेश चिढ़ उठता और कहता कि एक ही सवाल बार बार दोहराकर वो उसे परेशान न किया करे। नायरा समझ नहीं पाती कि माँ के बारे में पूछने पर नरेश इतना भड़क क्यों जाते हैं, जबकि उसकी माँ तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन पुष्पा उसे समझाती कि उसके पापा उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे और जब वो उसे छोड़कर चली गई तो नरेश को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन दादी, इसमें माँ की क्या गलती थी? उन्होंने क्यों मरना चाहा होगा? उन्हें दुख नहीं हुआ होगा अपने पति व बच्चे को छोड़कर जाते हुए? बोलो ना दादी, चुप क्यों हो? पुष्पा क्या बोलती, कैसे और किस मुंह से कहती कि उसकी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, नायरा की माँ जिंदा है, लेकिन वो अपनी बेटी से कोसों दूर रहती है। इतनी दूर कि नायरा की आवाज भी उस तक नहीं पहुंच सकती है। पुष्पा नायरा को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन नरेश को दिया वचन उन्हें बोलने से रोक देता था। पुष्पा अंदर ही अंदर इस सोच में घुली जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनकी पोती का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा उसका। उन्हें नायरा के भविष्य की चिंता सताने लगी थी, लेकिन ये बात वे नरेश से कह भी नहीं पाती थी। एक बार कहा था तो कैसे चिढ़े हुए उसने बोला था कि क्या वो मरने वाला है जो वे ऐसी बातें कह रही हैं? जिंदा है वो अभी और अपनी बेटी का ख्याल रख सकता है। लेकिन पुष्पा अपने मन की उलझन को कैसे समझाए कि वे क्या सोचती रहती हैं। इधर कई दिनों से पुष्पा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोती तो उठने का मन ही नहीं होता, पूरे बदन में दर्द सा महसूस होता। शायद शुगर बढ़ गई हो उनकी, लेकिन सारी दवाइयाँ तो समय से ले रही थी वे। फिर क्या हुआ उन्हें? शुगर बढ़ने पर भूख प्यास ज्यादा लगती है, पर उनका तो खाना देखने तक का मन नहीं करता। पुष्पा को अब इस बात का एहसास होने लगा कि उसके पास समय कम है, लेकिन मरने से पहले भी नायरा को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नायरा कहने लगी कि वो उनकी सारी बातें सुनेगी, लेकिन पहले वे ठीक हो जाएं। नहीं बेटा, फिर शायद कहने के लिए मैं ना रहूं। बोलते हुए वे जोर से खांसने लगी तो नायरा दौड़कर उनके लिए पानी लेने जाने लगी, लेकिन पुष्पा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, नहीं, पानी नहीं चाहिए। तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो और सुन लो मेरी बात, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन ये बात तुमसे इसलिए छिपा कर रखी गई क्योंकि नरेश नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात कभी पता चले। पुष्पा की बात सुनकर नायरा स्तंभ रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उसने सुना वो सच है। हाँ बेटा, सच है, एकदम सच। लेकिन दादी, फिर पापा क्यों कहते रहे कि माँ मर गई? आपने भी क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी माँ जिंदा है? जिसने मुझे जन्म दिया, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई, वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? बोलते हुए नायरा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे।
मन तो किया उसका अभी इसी वक्त उड़कर अपनी माँ के पास पहुँच जाए। बेटा, हमें गलत मत समझना, हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमने तुमसे वो बात छिपा कर रखी। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। अपनी पोती के गालों को प्यार से सहलाते हुए पुष्पा बताने लगी कि नरेश के पिताजी उदयपुर के डांगी गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी किया करते थे। पहले उनका कच्चा मकान हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में नरेश के पिताजी ने अपने कमाए पैसों से उस घर को पक्का बनवा लिया। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था कि एक दिन नरेश के पिताजी चल बसे। तब नरेश 10 साल का अबोध बच्चा था। दुनियादारी की उसे कोई समझ नहीं थी, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद नरेश जैसे अचानक से समझदार हो गया। माँ को रोता देखकर कहता कि माँ मत रो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या ठीक करता वो? उसे तो इतनी भी समझ नहीं थी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन सी चीज कैसे खरीदी जाती है। नरेश के पिताजी के गुजर जाने से घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। घर में एक ही कमाने वाला था, वो भी नहीं रहा तो नरेश और उसकी बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी पुष्पा पर ही आ पड़ी। मगर बेटे के गम में कुछ दिन बाद नरेश की दादी भी चल बसी। कुछ ही समय के अंतराल पर पति और सास को यूं खो देना पुष्पा के लिए बड़ा आहत था। ऊपर से पैसों की किल्लत, कैसे पालेगी वो अपने बेटे को, घर कैसे चलाएगी, नरेश की पढ़ाई कैसे होगी, सोच सोचकर पुष्पा रोने बैठ जाती। लेकिन उस वक्त उनकी सहेली ने उन्हें उनका हुनर याद दिलाया और कहा कि क्यों न वे गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दें। सिलाई कढ़ाई तो आती ही है उन्हें, और फिर वो है ना, फिर चिंता क्यों करती है। उस आड़े वक्त में पुष्पा की सहेली ने उनका बड़ा साथ दिया था। धीरे धीरे पुष्पा की मेहनत रंग लाई और उनकी कमाई से घर में दाल रोटी चलने लगी और नरेश फिर से स्कूल जाने लगा। लेकिन नरेश का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। अपनी माँ को काम करते देख कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लगता था। किसी तरह खींच तान कर उसने 12वीं तक पढ़ाई की और एक गैरेज में नौकरी करने लगा। 1-2 साल किसी तरह नौकरी करने के बाद वहां से भी उसका मन ऊब गया, तो वो अपने दोस्तों की तरह गाइड का काम करने लगा। देशी विदेशी शैलियों को घुमाना, उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना नरेश को अच्छा लगता था। पर्यटकों को भी नरेश का बात विचार खूब पसंद आते थे। सैलानी नरेश से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते थे कि जाते जाते वे उसका फोन नंबर और घर का पता नोट कर ले जाते और कहते कि अगर उनका कोई दोस्त रिश्तेदार यहाँ घूमने आएगा तो वे उन्हें नरेश का फोन नंबर देकर कहेंगे कि वो बहुत अच्छा गाइड है। विदेशी सैलानियों की तरह ही जूली भी उदयपुर घूमने आई थी। नरेश ही उसका गाइड था। नरेश के साथ कुछ ही दिनों में वह काफी घुल मिल गई, कारण नरेश सबसे जुदा था। जूली देश विदेशी घूमती रही थी, बहुत गाइडों से उसका पाला पड़ा था, लेकिन नरेश जैसा हंसमुख सरल विचारों वाला गाइड उसे पहली बार मिला था। जब देखो वह मुस्कुराता रहता था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ हो ही ना हो। वो इंसान सबसे जुदा था, इसीलिए जूली को उसका साथ बहुत ही अच्छा लगता था। उसके साथ साथ रहते हुए जूली की सारी टेंशन दूर हो जाती थी। नरेश जब जूली को मैडम जी कहकर बुलाता तो वो हंस पड़ती और कहती कि मैडम जी नहीं, तुम मुझे जूली बुला सकते हो। एक रोज बातों बातों में ही जूली ने बताया कि उसे राजस्थान बहुत पसंद है और वो अक्सर यहाँ आती रहती है, लेकिन उसे होटल में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई पेइंग गेस्ट मिल जाता रहने को तो मजा ही आ जाता। वो जितना चाहे उतना पैसा पे करने को तैयार है, पर उसे घर जैसा माहौल चाहिए। उस पर नरेश सकुचाते हुए बोला था, पैसे की तो कोई बात नहीं मैडम जी, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे गरीब खाने में आकर रह सकती हैं। वैसे भी हमारा ऊपर वाला कमरा खाली ही है। अब जूली को तो यही चाहती थी। वो तुरंत होटल से अपना सामान लाकर नरेश के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। पुष्पा के हाथों का बना खाना वो बड़े चाव से खाती और सबसे अच्छा तो उसे दाल बाटी लगता था। कहती वहां जाकर ये डिश जरूर ट्राई करेगी। जब तब जूली पुष्पा के कामों में हाथ बटा दिया करती थी।
बड़ा अच्छा लगता था उसे किचन में पुष्पा की मदद करके। उनके साथ रहकर वो बहुत कुछ बनाना भी सीख चुकी थी। दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। माँ का प्यार क्या होता है उसने पुष्पा के साथ रहकर ही जाना था, वरना तो उसे कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। रोज की तरह उस रात भी दोनों खाना खाने के बाद छत पर बैठकर कॉफी का आनंद लेते हुए यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। नरेश के पूछने पर कि उसके घर में कौन कौन है तो जूली भावुक होकर बताने लगी कि जब वो 8 साल की थी तभी उसके माँ पापा का तलाक हो गया और वो अपनी नानी के साथ रहने चली गई थी। तलाक लेने के बाद उसके माँ पापा ने दोबारा शादी कर अपनी नई दुनिया बसा ली। अपने पेरेंट्स होने का फर्ज वे बस इतना ही निभाते कि जूली की पढ़ाई और खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करते थे। कुछ समय बाद जब उसकी नानी का देहांत हो गया तो वो हॉस्टल रहने चली गई। क्यों, आप अपने माँ पापा के साथ भी तो जाकर रह सकती थी ना। नरेश की बात पर जूली ने बताया कि वो गई थी अपने पापा के पास रहने, पर सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास भी रहने चली आई। लेकिन वहाँ उसका सौतेला पिता उस पर गंदी नजर रखता था, इसलिए फिर हॉस्टल ही उसका घर बन गया। उफ, बहुत दुख भरी कहानी है आपकी। अफसोस जताते हुए नरेश बोला। ये सुन मुस्कुराई और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखती हुई एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब लोगों को पालना ही नहीं होता है तो फिर बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। बोलते हुए जूली की आंखें छलक आई थी, लेकिन बड़ी सफाई से वो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, वे सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ। मेरा मतलब है तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई। अब क्या बताऊं मैडम जी। जब मैं 10 साल का था तभी मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और कुछ महीने बाद दादी भी हमें अकेला कर गई। फिर माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरा मन पढ़ने में जरा भी नहीं लगता था। सोचता क्या करूं जो माँ को काम न करना पड़े, इसलिए मैंने एक गैरेज में नौकरी कर ली, लेकिन वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा तो गाइड बन गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। बोलकर नरेश हंसा तो जूली भी खिलखिला पड़ी। नरेश कहने लगा कि अब यही उसकी छोटी सी दुनिया है। नरेश, तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया बहुत ही सुंदर है और देखो अब मैं भी तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया की सदस्य बन गई ना। बोलकर जूली ने नरेश को चूम लिया। जूली के ऐसे व्यवहार से नरेश का पूरा शरीर सिहर उठा। वो तो समझ ही नहीं सका कि एकदम से ये क्या हो गया। अपलक वो जूली को देखने लगा। क्या हुआ, करंट लगा? बोलकर जूली ने फिर उसके गालों पर किस कर लिया। नरेश, अच्छे लगते हो तुम मुझे। बोलकर जूली ने उसकी आंखों में झांका तो शर्मा कर उसने अपनी नजरें झुका ली। एकांत में जब दो युवा दिल मिलते हैं तो अपने आप उनके बीच की दूरियां सिमट कर छोटी हो जाती है। यहाँ भी यही हुआ। दोनों की मर्जी से कुछ ही पलों में दोनों के बीच की सारी औपचारिकताएं मिट गई और फिर ऐसा बार बार होने लगा। लेकिन जूली के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके लिए तो ये पेट की भूख की तरह, मगर नरेश इसे प्यार समझ बैठा। जूली हर रात नरेश के आगोश में समा जाती और वो जूली को लेकर रोज नए सपने बुनता। नरेश को जब हर चीज में जूली ही दिखाई पड़ती थी, उसकी हर सांस जूली का ही नाम जपती। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ जूली के लिए धड़कता था। उसके हर ख्याल में सिर्फ जूली ही होती थी। जब वो सोता तो जूली के सपने आते और जागता तो जूली के ख्यालों में खोया रहता। जूली के बारे में सोचकर वो अकेले में हंसता तो कभी उदास हो जाता था। वो दीवानों की तरह जूली से प्यार करने लगा था। उससे एक पल की भी दूरी अब उससे सहन नहीं होती थी। जूली के बिना वो खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। उसके बदले व्यवहार को देखकर नरेश के दोस्त उसे पागल दीवाना बुलाने लगे थे। कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपता। पुष्पा को भी समझ आ गया था कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। वैसे मन ही मन पुष्पा भी जूली को पसंद करने लगी थी, बल्कि वे तो नरेश और जूली की शादी के सपने भी देखने लगी थी, मगर दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसीलिए कई बार उन्होंने घुमा फिरा कर नरेश से पूछा भी कि जूली उसे पसंद है, प्यार करता है वो उससे, लेकिन शर्मिला नरेश मुस्कुराकर बस अपनी नजरें झुका लेता था।
उधर जूली कहती कि हाँ, नरेश उसे अच्छा लगता है और वो तो इतना प्यारा है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। नरेश, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? नरेश की बाहों के घेरे में सिमटी जूली बोल रही थी। हाँ जूली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूली के रेशमी बालों से खेलते हुए नरेश बोला। जूली, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। विल यू मैरी मी? जूली की बात पर नरेश ने झट से हाँ कहकर उसका हाथ थाम लिया। अरे छोड़ छोड़ मेरा हाथ। जब पुष्पा जोर से चिल्लाई तो नरेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। ओह, तो क्या ये सपना था और मैंने माँ का हाथ? नरेश लज्जित हो उठा। ले चाय पी और जाकर देख जूली कब से तुम्हें आवाज लगा रही है। मगर नरेश ने चाय छुआ नहीं था और तुरंत जूली के पास पहुंच गया। देखो इस लड़के को, अरे चाय तो पीता जा, ठंडी हो जाएगी। पीछे से पुष्पा चिल्लाई, लेकिन नरेश कहाँ सुनने वाला था। पुष्पा ने सोचा वहीं जाकर उसे चाय दे आती, वरना ठंडी हो जाएगी। इधर नरेश जब कमरे में पहुंचा तो देख जूली बाथरूम से आकर निढाल सी बिस्तर पर पड़ गई। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जूली का हाथ अपने हाथों से मसलते हुए नरेश ने पूछा तो वो रोने लगी। अरे क्या हुआ बताओ तो? नरेश अब घबरा उठा। नरेश, आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट यानी तुम माँ बनने वाली हो? और मैं पापा और जूली, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। और फिर जूली को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच है। नरेश, नरेश नीचे उतारो मुझे और इसका कोई रास्ता ढूंढो जल्दी। मगर खुशी से बौखलाया नरेश गुनगुनाने लगा, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर चल हम और तुम। नरेश, जूली जोर जोर से चीख पड़ी। मैं तुमसे सॉल्यूशन मांग रही हूँ और तुम हो कि पागलों की तरह गाना गाए जा रहे हो। बताओ मुझे अब मैं क्या करूँ? तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना, वैसे गलती मेरी भी थी। सोचा था केमिस्ट से जाकर कंट्रोल पिल ले आऊंगी, पर भूल गई। लेकिन जो भी हो, मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करना है। अबॉर्ट मतलब गर्भपात? नरेश चौंका। पर क्यों जूली? ये बच्चा तो हम दोनों के प्यार की निशानी है। हाँ मुझे पता है तुम यही सोच रही हो कि लोग क्या कहेंगे। बिन ब्याही माँ बनना किसी भी लड़की के लिए शर्मिंदगी की बात होती है, इसलिए हम कल ही शादी कर लेंगे। व्हाट? अब चौंकने की बारी नरेश की थी। शादी, प्यार, बच्चा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? नो नो, तुम शायद गलत समझ रहे हो। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ मैं, बल्कि सब सही हो जाएगा। हम आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, फिर लोगों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। उत्साह से भरा नरेश अपनी ही रौ में बोलता जा रहा था। शादी और तुमसे? जूली अजीब तरह से हंसते हुए बोली। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? 1 सेकेंड, कहीं तुमने ये तो नहीं समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? और जूली ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। सही कहा है किसी ने कि तुम इंडियंस इमोशनली फूल होते हो। आज देख भी लिया, फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। समझ लो जैसे पेट की भूख को शांत करने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक वैसे ही शरीर की भूख को भी शांत करना पड़ता है। बेस्ट इट यू अंडरस्टैंड। और ये बच्चा एक गलती है जिसमें मैं आज ही ठीक कर दूंगी। जूली की दो टूक बातों से नरेश स्तंभ हो उसे ताकने लगा। बाहर चाय लेकर खड़ी पुष्पा भी उनकी बातें सुनकर वहीं जड़ हो गई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने सुना वो सही है या उनके कान बज रहे हैं। फिर भी नरेश कहने लगा, जूली तुम भले ही मुझसे प्यार ना करो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बच्चा, ये हमारे प्यार की निशानी है। प्लीज इसे मत गिराओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जूली, लेकिन जूली उसके प्यार को अपने पैरों की जूती बताते हुए अपने कपड़े अटैची में भरने लगी कि अब उसे यहाँ रहना ही नहीं। ठीक है चली जाओ जहाँ भी जाना, लेकिन मेरे बच्चे को मारने की सोचना तक नहीं। नरेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। यह सुनकर जूली ने उसे घूर कर देखा और फिर गुर्राते हुए बोली, लीव माई हैंड। आई सेड लीव माई हैंड। नरेश ने भले ही उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बोल अब भी वही थे कि इस बच्चे पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना जूली का, इसलिए उसकी मर्जी के बिना वो इस बच्चे को गिरा नहीं सकती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी?
एक नफरत भरी नजर नरेश पर डालते हुए जूली दनदनाती हुई उसके घर से निकल गई। पीछे से पुष्पा रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसने पलट कर भी नहीं देखा। अभी कुछ ही वक्त पहले जो नरेश जूली से शादी के सपने देख रहा था, हकीकत में वही जूली उसकी सारी खुशियों को अपने पैरों तले रौंदती हुई बाहर निकल गई। जूली जल्द से जल्द ये बच्चा गिरवाकर अपने देश लौट जाना चाहती थी। जूली दक्षिण अमेरिका के देश चिली की रहने वाली थी और वहाँ अबॉर्शन कानून अपराध है। वहाँ बहुत ही जरूरी परिस्थिति में कोर्ट अबॉर्शन की अनुमति देता है। इसलिए जूली ये झंझट यही निपटा देना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि यह अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि इससे जूली की जान को खतरा है। सुनकर जूली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसे किसी भी हाल में कैसे भी यह बच्चा गिराना ही था। इसलिए उसने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि वो पैसों की चिंता ना करे, जितने चाहिए देने के लिए वो तैयार है, पर उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि अब बच्चा अबॉर्शन नहीं हो सकता। जूली के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वो इस बच्चे को जन्म दे। बोलते बोलते पुष्पा को ऐसी खांसी उठी कि उसकी जान लेकर ही गई। दादी के जाने का गम और माँ के जिंदा होने की खुशी ना तो नायरा को रोने दे रही थी और ना ही खुश। नायरा की एक आंख से दुख के आंसू तो दूसरी से खुशी के आंसू बह रहे थे। गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि उसके पापा ने उससे झूठ कहा कि उसकी माँ मर चुकी है जबकि वो जिंदा है। ऐसा क्यों किया उसके पापा ने? लेकिन नरेश कहने लगा, उसने जो भी सुना वो आधा सच है, तो पूरा सच क्या है बताइए ना मुझे। नायरा अपने पापा को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या बताएंगे आप? फिर कोई झूठी कहानी गढ़कर सुना देंगे, है ना? लेकिन अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं, समझते आप? और ये बात भी सुन लीजिए, मेरी माँ चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। बोलकर नायरा दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा पीटते हुए नरेश ने कितना कहा कि जैसे वो अपने पापा के बारे में सोच रही है वैसी बात नहीं है, लेकिन नायरा ने तो जैसे अपने कानों में रुई ठूस ली थी कि उसे नरेश की कोई भी बात सुननी ही नहीं है। नरेश पूरी रात चिंता और अनिद्रा के तनाव से करवटें बदलते हुए सोच रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो गई उससे। काश नायरा पूरी सच्चाई जान पाती, फिर उसे पता चलता कि नरेश झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि उसकी माँ उसे मरने छोड़ गई थी। जूली किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती थी, वो तो आजाद पक्षी की तरह अपने पंख फैलाकर पूरे आकाश में उड़ना चाहती थी। किसी तरह और 5 महीने यहाँ काटने के बाद जब नायरा का जन्म हुआ तो वो उसे एक कचरे के डब्बे में फेंककर अपने देश लौट आई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को उसने कचरे के डब्बे में मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी बच्चे को नरेश ने अपने सीने से लगा लिया था। नरेश जो हर पल जूली के पीछे साए की तरह घूमता रहता था। जब उसने जूली को अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा तो वो उसके पीछे पीछे लग गया। जैसे ही वो उस नवजात बच्ची को कचरे के डब्बे में फेंककर भागी, दौड़कर नरेश ने उस बच्ची को वहां से निकाल लिया, नहीं तो कुछ पलों की भी देरी पर वो लावारिश कुत्तों का निवाला बन जाती। एक माँ ने अपनी ही बच्ची को अपने आंचल से दूर कर दिया, लेकिन वहीं पर एक पिता ने उसी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया था। नायरा नरेश की जान से भी बढ़कर थी। वो नहीं चाहता था कि नायरा को कभी भी ये बात मालूम पड़े कि जन्मते ही उसकी माँ ने उसके कचरे के डब्बे में मरने के लिए फेंक दिया था। इसीलिए उसने पुष्पा को वादा दे दिया था कि यह बात नायरा को ना बताए। नरेश ने आज तक शादी भी इसीलिए नहीं की क्योंकि नायरा ही उसकी सब कुछ थी, मगर नायरा ने नरेश से बात तक करना छोड़ दिया था। उसकी तो बस एक ही जिद थी कि उसे अपनी माँ से मिलना है। हार कर नरेश ने ही घुटने टेक दिए और बताया कि उसकी माँ दक्षिण अमेरिका के चिली में रहती है। नायरा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ जाने के लिए पैसे भी बहुत लगेंगे। वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? वहाँ की भाषा भी तो यहाँ से अलग है। लेकिन जब उसे पता चला 12 टूरिस्टों में से एक चिली का है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने उससे बात की और अपनी समस्या से अवगत कराया तो वो नायरा की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने ये भी कहा कि वो नायरा को वहाँ की थोड़ी बहुत भाषा भी सिखा देगा।
46 साल का जेम्स बहुत ही अच्छा इंसान था। वो नायरा को सिस्टर कहकर बुलाता था। जगह जगह घूमना और वहाँ की यूनिक चीजों को अपने कैमरे में कैद करना उसका शौक था, फैशन भी था। सिर पर हाथ रखे बैठी नायरा सोच ही रही थी कि यहाँ तक तो समस्या सुलझती दिख रही है, लेकिन पैसे भी कहाँ से आएंगे। बिना पैसे के वो उतनी दूर अपनी माँ से मिलने कैसे जाएगी। तभी अपने सामने अपने पापा नरेश को खड़े देख वो उठ खड़ी हुई। उसे लगा नरेश फिर उसे समझाने आया है कि वो अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन नरेश ने उसके हाथों में ब्लैंक चेक पकड़ाते हुए कहा कि वो जितने चाहे पैसे निकाल ले, लेकिन वो अपना ध्यान रखे। पहुंचने पर एक फोन जरूर कर दे। बोलते हुए नरेश की आंखों से आंसू गिर पड़े, जिन्हें वो अपनी शर्ट से पोंछने लगा ताकि नायरा देख ना ले। लेकिन अगर नायरा को अपने पापा के आंसुओं की इतनी ही चिंता होती तो वो उन्हें छोड़कर जाती ही क्यों। उसे तो अब भी यही लग रहा था कि नरेश ने उसे उसकी माँ से छीनकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। उसे लग रहा था दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। नरेश ने कितना समझाया कि जैसा वो समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर उसकी माँ को उससे प्यार होता तो क्या वो एक बार फोन करके उसका हालचाल नहीं पूछती। लेकिन अपनी माँ की तरह ही जिद्दी नायरा 7 समुंदर पार जूली से मिलने निकल पड़ी। नायरा की बहुत सी आदतें जूली से मिलती जुलती थी। नायरा को भी अपनी माँ की तरह आर्किटेक्चर बनने का शौक था। वो भी शादी में विश्वास नहीं रखती थी। वो भी अपनी माँ की तरह देश दुनिया घूमना पसंद करती थी। अमेरिका रवाना होते समय नरेश ने खुद ही और जूली की एक पेपर फोटो की नायरा को थमाते हुए कहा था कि यही उसकी माँ है। नरेश ने फोटो इसलिए दिया ताकि जूली को लगे कि नायरा सच कह रही है। नायरा ने देखा देखने में वो बहुत खुश, अपनी माँ जैसी ही। रास्ते भर वो अपनी माँ से मिलने के ख्यालों में खोई रही। उसे तो लग रहा था जैसे वो सपना देख रही है, लेकिन ये सच था कि जेम्स की मदद से वो चिली पहुंच चुकी थी। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद भी उसे जूली के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर एक दिन जेम्स ने उसे बताया कि जूली का पता चल गया है। उसकी माँ यही चिली में ही अपना आर्किटेक्चर का फॉर्म चलाती हैं। जेम्स ने ही सुझाया कि क्यों ना वो आर्किटेक्चर में इंटर्नशिप के बहाने जूली से मिलने। नायरा को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और उसने वही किया। अपनी माँ को अपने इतने करीब देखकर नायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन तो किया उसका अपनी माँ के गले लग जाए और कहे कि वो उसकी बेटी है, लेकिन क्या वो किसी अनजान लड़की पर इतना भरोसा करेंगी। इसलिए नायरा को अभी कुछ बताना उचित नहीं लगा। नायरा को तो पता था वो उसकी माँ है, पर जूली तो नहीं जानती थी कि वो उसकी बेटी है। लेकिन फिर भी उसे नायरा का साथ बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगने का एक कारण ये भी था कि नायरा इंडिया से थी नहीं। उसे नरेश की याद नहीं आती थी, मगर कुछ तो था जो उसे इंडिया से जोड़े हुए था। लेकिन क्या नहीं पता उसे नायरा यहाँ एक पीजी में रहती है जो जेम्स की मदद से मिला था। पीजी अच्छा था, लेकिन जूली के पूछने पर कह दिया कि वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, ताकि जूली उसे अपने घर आकर रहने को इनवाइट करे और वो जरा ना नुकुर के बाद मान जाए। ये आइडिया भी उसे जेम्स ने ही दिया था। जेम्स फोन पर उससे उसका हालचाल लेता रहता था। खैर नायरा अब जूली के साथ उसके घर आकर ही रहने लगी थी, लेकिन उसे जूली को अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिल रहा था। इंसान शराब तब पीता है जब वो बहुत खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी। जूली बहुत दुखी थी क्योंकि आज उसके इकलौते बेटे का जन्मदिन था और वो अपनी माँ से मिलना ही नहीं चाहता था। जूली का अपने पति ग्रेम से सालों पहले तलाक हो चुका था। दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ा चला, लेकिन जीत ग्रेम की हुई। उसने कोर्ट में यह साबित कर दिया था कि जूली एक अच्छी माँ नहीं और आस्टिन, जूली का बेटा, उसका भविष्य उसके साथ सुरक्षित नहीं। हालांकि कोर्ट से उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी थी, पर खुद आस्टिन ही अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता है। उसे उसकी माँ दुनिया की सबसे बुरी माँ लगती है। अपने बेटे को याद कर जूली पैक पर पैक लिए जा रही थी और बक बक बोली भी जा रही थी। ज्यादा शराब नहीं, जूली को नुकसान न पहुंचा दे। यह सोचकर नायरा ने उसे और शराब पीने से रोका तो वो कहने लगी कि उससे ज्यादा बदकिस्मत औरत इस दुनिया में और कोई नहीं होगी।
कहते हैं इंसान जब नशे में होता है तो सच बोलता है, और आज जूली भी सारी सच्चाई उगलने लगी। शराब के नशे में पुरानी सारी बातें उसने नायरा के सामने खोल कर रख दी। ये भी कि वो नरेश के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया था, तो वो अब बच्चा कहाँ है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बेटी को छोड़कर? अरे नहीं, मुझे तो वो बच्चा नहीं चाहिए था। शराब का एक घूंट भरते हुए बोली फुलिश मैन। नरेश को लगा मैं उसके प्यार करती हूँ और शादी करूंगी। पागल, बोलकर एक झटके में ही पूरा ग्लास खाली कर दिया और ठहाके लगाकर आगे बोली, वो बच्चा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी जिसे मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने कितनी कोशिश की थी कि अबॉर्शन कराने की, पर सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। अपने देश आकर अबॉर्शन करा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना था, इसीलिए मजबूरन मुझे वहाँ रहना पड़ा ताकि उस बच्चे को जन्म दे सकूं। तो वो बच्ची कहाँ है अब? कचरे के डब्बे में। मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंक आया था क्योंकि उसकी असली जगह वही थी। जूली की बात सुनकर नायरा सन्ने रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे उस बच्चे से कुछ लेना देना ही नहीं था तो फिर यहाँ लाकर क्या करती? पता नहीं, पर उसे जरूर लावारिस जानवर खा गए होंगे। बोलते हुए जूली की जबान भी नहीं लड़खड़ाई। आखिर कोई माँ इतनी बेरहम दिल कैसे हो सकती है? नायरा को अपने पापा की याद सताने लगी थी। कहा था उन्होंने जैसे वो अपने पापा के बारे में सोच रही है। बात वो नहीं बल्कि कहाँ वो सुन पाई थी वो नरेश की बात। बीच में ही अपने कान बंद कर लिए थे ताकि कुछ सुन ही ना पाए। जूली की एक एक बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी। नायरा वहां से उठकर जाने ही लगी कि उसका सिर घूम गया और वो वहीं पर ही गिर पड़ी। होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाई। जूली उसके पास बैठी उसका माथा सहला रही थी, पूछ रही थी कि अचानक उसे क्या हो गया, लेकिन नायरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तो बस अब अपने पापा के पास जाना था। नरेश ने अपनी बेटी की खातिर आज तक शादी नहीं की और इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। नायरा ने फोन करके अपनी बीमार होने की बात जब नरेश को बताई तो वो पागलों की तरह भागता हुआ यहाँ पहुँच गया। अचानक बरसों बाद नरेश को अपने सामने देखकर जूली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नरेश उसके सामने खड़ा है। लेकिन जब भरोसा हुआ और जाना कि नायरा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी, जिसे वो कचरे के डब्बे में फेंक आई थी, बेटी के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ पड़ा। कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे माफ कर दो नरेश। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज। नरेश, लौटा दो मेरी बेटी मुझे। जूली नरेश के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बोलो ना नायरा को वो मुझे छोड़कर ना जाए। नायरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरा हक है तुम पर। और देखो ये घर, ऑफिस, यहाँ तक कि अपना सारा बैंक बैलेंस भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। प्लीज बेटा माफ कर दो, अपनी माँ को मत जाओ मुझे छोड़कर। गिगियाते हुए जूली दोनों के सामने हाथ जोड़ने लगी। सब उसकी जिंदगी से जा चुके थे, अब उसे नायरा में ही अपना सहारा नजर आ रहा था। माफ कर दूं आपको जिसने मेरे पापा को सिर्फ यूज किया अपने स्वार्थ के लिए। मुझे लगा था पापा गलत हैं, इसलिए इनसे लड़ झगड़ कर मैं यहाँ आपके पास आ गई थी, लेकिन गलत थी मैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत का पूत भले ही बन जाए पर माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आज देख रही हूँ कि एक माता भी कुमाता हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकती है। बोलते बोलते नायरा का स्वर तेज हो गया, और आपने सोच भी कैसे लिया कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं आपके साथ आकर रहूंगी? नहीं चाहिए मुझे आपका ये घर, ऑफिस और बैंक बैलेंस। पापा, आपने सही कहा था, मेरी माँ मर चुकी है, कहकर नायरा अपने पापा का हाथ पकड़कर जाने लगी। लेकिन फिर पलटकर बोली, एक बात और, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज तुम बे औलाद हो और रहोगी क्योंकि तुम इसी लायक हो। अपनी बेटी को जाते हुए देखती रह गई क्योंकि उसे रोकने का उसे कोई हक नहीं था। उसके लिए तो उसकी बेटी कब की मर चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।